कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके नजरिए से क्या है। भारतीय सनातन संस्कृति में 4 वेद कहे गए हैं जिनके अंदर मनुष्य को कैसे जीना है। तो ये सारा पार्ट समुद्रिक शास्त्र से निकल के बट गया जब ये कॉलोनियल रूल हुआ, ब्रिटिशर्स आए, तब उन्होंने हमारा शास्त्र पूरा खराब कर दिया। बट वास्तु भी एक है और एस्ट्रोलॉजी भी एक है। मेरा अब तक का ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से टैरो कार्ड करने वालों का निजी जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। मैंने अब तक के ऑब्जर्वेशंस में देखा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका निजी जीवन बहुत हद तक प्रभावित पाया गया है। या नहीं, जब भी हम किसी भी स्पिरिचुअली हाई एक्टिविटी में जाते हैं, जैसे अगर आप हीलर्स को भी देखेंगे, रेकी हीलर्स जितने भी होंगे, प्राणी हीलर्स भी जितने भी होंगे, आप उनको देखेंगे एक लाइफ का जितना भी एरिया होता है वो खराब रहता है। या तो उनका डिवोर्स हो जाता है, उनकी शादी नहीं होती है। तो शायद ये है संबंध विच्छेद या संधि विच्छेद जैसा कुछ मीनिंग है। तो क्या कोड कटिंग कोई भी कर सकता है या किसी एक्सपर्ट से आपको सीखना जरूरी है या आपका कोई मेंटोर ट्यूटर होना चाहिए? क्या आप एंजल गाइडेंस मानते हैं? नहीं। जय श्री राम आप सभी को। मैं हूँ अदिति दुआ और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉडकास्ट ले रही हूँ किसी का, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं एक खुद एस्ट्रोलॉजर होके एक एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट करने आई हूँ और हमारे साथ हैं एस्ट्रो प्रवीण कुमार जी। जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्रीज के बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, क्या है वैदिक ज्योतिष और क्या है टैरो कार्ड रीडिंग, क्या है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और आपके मन के सारे सवालों को आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। और बहुत सारे सीक्रेट्स आज आपको अदिति मैम बताने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार, चलते हैं जी। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो एस्ट्रो प्रवीण जी हैं वो जनरेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं और ये आपकी थर्ड जनरेशन है ना। तो ये थर्ड जनरेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं अपने घर के और इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है वैदिक का, जो शायद ज्ञान आज तक आपने नहीं सुना किसी पॉडकास्ट पे, आप आज जानेंगे वो प्रवीण जी से। तो सबसे पहला सवाल मैं प्रवीण जी आपसे ही करना चाहूँगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके नज़रिए से क्या है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरे नज़रिए के अलावा मैं सबसे पहले बता दूं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या। जी। भारतीय सनातन संस्कृति में 4 वेद कहे गए हैं जिनके अंदर मनुष्य को कैसे जीना है और मनुष्य के आसपास जो वातावरण है, खाना पीना, पर्यावरण, अंतरिक्ष, सभी के बारे में उल्लेखित है। तो वेदों के अंदर 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स के बारे में भी उल्लेखित है और वेदों से ये नॉलेज आता है, इसलिए ये वैदिक कहलाता है। वेदों से आने की वजह से इसे वैदिक कहते हैं और भविष्य को जानने की कला होने की वजह से इसे ज्योतिष कहते हैं। तो वेदों से आने की वजह से ये वैदिक ज्योतिष है, जो आपको शास्त्रीय प्रमाण के साथ आपके जीवन में ज्योति लेकर के आता है, रोशनी लेकर के आता है कि कैसे आप अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं बिना भटके। क्योंकि पुराने ऋषि मुनि प्रमाण सहित सब कुछ लिख गए, तो आप उसको फॉलो करके अपने जीवन के अंदर उजाला ला सकते हो। तो वैदिक ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। वैदिक ज्योतिष एक विशाल वटवृक्ष है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी जड़ें हैं और ये बहुत फैला हुआ वृक्ष है। तो जो भी विद्या ग्रहों से संबंधित है उसे मैं वैदिक विद्या का ही रूप मानता हूँ। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, नाम है, या मैं तो ये भी विश्वास करता हूँ कि टैरो कार्ड जो साइकिक और ऑकल्ट विद्या है ये भी वैदिक का ही एक पार्ट है। चाहे आप लाल किताब ले लो, वैदिक ज्योतिष ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, कैपी एस्ट्रोलॉजी आप ले लो, ये सब वेदों से ही मूल सब्जेक्ट के साथ में आती है। तो वैदिक ज्योतिष एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है और आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अपने साथ लेकर के बैठता है और उसका एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में भय का नाश हो, आपके जीवन में प्रकाश हो। तो आपके जीवन के विकास के लिए वैदिक ज्योतिष हमेशा समर्पित रहा है। जी। ऐसे ही जब समुद्रिक शास्त्र हम पढ़ते हैं तो समुद्रिक शास्त्र में हमारी पूरी बॉडी की रीडिंग होती है, उसमें वास्तु भी इंक्लूड होता है, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड होती है। तो ये सारा पार्ट समुद्रिक शास्त्र से निकल के बट गया जब ये कॉलोनियल रूल हुआ, ब्रिटिशर्स आए, तब उन्होंने हमारा शास्त्र पूरा खराब कर दिया। बट वास्तु भी एक है और एस्ट्रोलॉजी भी एक है, ऐसा कहा जाता है। लोग, मैं इसका सरल सा एग्जांपल अगर मैं आपको सभी को जानकारी दूं तो जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है लोग अवॉइड करते हैं घरों की, लेकिन अगर किसी का राहु सेकंड हाउस में हो या फिर राहु किसी का लग्नेश में हो तो कहीं ना कहीं वो बल भी दे जाती है डायरेक्शन। तो ऐसे ये सारी चीज़ें पैरेलली चलती है। उसमें हमारा फेस रीडिंग भी आता है, टैरो रीडिंग भी आता है, जिसको हम वैदिक कार्ड्स पहले पढ़ा करते थे, अब वो टैरो रीडिंग के उससे जाना जाता है। तो ऐसे ही सिमिलरली सारी स्किल्स है, बट अब वो बट चुकी हैं और अलग अलग देशों ने उसको अडेप्ट कर लिया है।
हम याद करें तो पुरानी पिक्चरों में अक्सर वो पंडित जी का तोता जाता था और एक कार्ड निकाल के लाता था। जी। और बहुत से पंडितों के पास में मैना होती थी, किसी के पास तोता होता था, और वो एक कार्ड निकाल के लाते थे और आपको भविष्य देखा जाता बिल्कुल। था। तो टैरो कार्ड्स और ये सारी विद्याएं बहुत सारी एक साथ जुड़ी हुई है। और सामुद्रिक शास्त्र, और भारत जब उपनिवेशक था, जब गुलामी के दौर में रहा, तो हमारे बहुत से धार्मिक ग्रंथों से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई। हमारा बहुत सा कंटेंट गायब हो गया। इसकी वजह से बहुत सारे रूमर्स हमारी आम जनता में फैले हुए हैं। आज उनको लगता है कि टैरो कार्ड वर्सेस वैदिक है। जी। उनको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना टैरो कार्ड वैदिक का शत्रु है, ना वैदिक टैरो कार्ड का शत्रु है। ये तो एक समाहित विद्या है जो आपके जीवन में प्रकाश लाने का काम करती है। आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में? मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ, क्योंकि जब हम टैरो करने भी बैठते हैं तो टैरो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक टैरो होता है जिसमें हम अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स करके इंसान के बारे में बता पाते हैं, उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, और आने वाली जो गाइडेंस है वो क्या है। कभी भी टैरो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किसी का भी, लेकिन टैरो ये आपको इंसाइट दे सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसे चलिए इस चीज़ को। वास्तु भी बताता है टैरो, अगर किसी को अच्छे से अच्छा। टैरो करना आता हो तो। टैरो एस्ट्रो टैरो भी होता है, न्यूमरोलॉजी के साथ भी हम टैरो को लिंक करके कर सकते हो। तो टैरो एक ऐसा टूल है कि हर एक जो होलिस्टिक अप्रोचेस होती हैं उसमें काम आता है। हीलिंग में भी टैरो काम आता है कि इंसान के जब चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं तो हर एक टैरो में उसका खुद का चक्रा है। तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इंसान का कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, कौन सी हीलिंग उनको काम आएगी, वो तक एलिमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं टैरो में। तो आज आपने जब ये बात बताई कि टैरोट के अंदर इतने सारे डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, तब जी। जा कर के ये बात सामने आई। वरना सभी लोगों को एक ही बात लगती थी कि टैरोट कार्ड का एक ही डेक है। जनरली राइडर वेट डेक को ही ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जी। गई। और मैंने कई लोगों के हाथ में गीता का डेक, साईं बाबा का डेक और कई तरीके के कार्ड्स मैंने देखे। तो यही सब क्या है? ये सब काम करते हैं? देखिए, जो टैरो राइडर वेट आपने डेक का नाम लिया, वो सबसे पहले इटली में दो विचेस ने क्रिएट करी थी। जी। टैरो दो भाग्य में डिवाइडेड है, एक मेजर अरकाना जो हमारे मेजर इवेंट्स के बारे में बताता है, फिर एक माइनर अरकानास जो माइनर, जो छोटे मोटे इवेंट्स की, जैसे ही आज पॉडकास्ट होगा नहीं होगा, ये किसी की लाइफ का माइनर इवेंट है, बट किसी के बच्चे होंगे नहीं होंगे, किसी की शादी होगी नहीं, वो एक मेजर इवेंट है। तो उसके बारे में टैरो हमें मेजर के थ्रू बताते हैं। तो जब विचेस ने, जो दोनों बहनों ने मिलकर कार्ड्स बनाए, तो पहले सिर्फ मेजर अरकाना ही थे और सिर्फ 21 कार्ड्स थे। फिर ये चलता गया सिलसिला, फिर ये गए फ्रांस में ये गेम बन गए, जैसे आज हम ओके। ताश खेलते हैं तो ये वैसे गेम बन गए थे मॉडर्न रॉयल फैमिलीज के लिए। फिर आगे ये ग्रीस गए, ग्रीस में क्या कहते हैं, इन्होंने और इंट्रोडक्शन करा, और पिक्चर्स बनी डेली टू डेली लाइफ की हमारी। फिर ये इजिप्ट भी ट्रैवल होकर आए। तो आज के डेट में भी अगर आप टैरो खोल के देखेंगे तो कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो इजिप्शियन आपको दिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिट हुए। फिर ये फिर से री फ्रांस में गए 1880 के सन में, एक ऑकल्टिस्ट ने इनको जनरली ऑकल्टिज्म का टूल दिया। उससे पहले ये सिर्फ एक गेम थी, लेकिन अब ये ऑकल्ट के उसमें आता है। और जिसका इंट्यूशन अच्छा होता है, हर कोई टैरो रीडर नहीं बन सकता। अच्छा, हर कोई नहीं बन सकता। जिसका इंट्यूशन अच्छा होगा वही एक अच्छा केवल टैरो रीडर बन सकता है, जो अलाइंड होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड से। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये बेसिकली जानता सब है हमारा, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसको नहीं समझ पाता है, इसलिए हम टैरो की हेल्प लेते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि टैरो कार्ड पूरी दुनिया घूम करके आया है, जी। और पूरी दुनिया का नॉलेज और कंटेंट टैरो कार्ड में है, जी। सभी संस्कृतियों से गुजरते हुए आया है। जी। जैसे वैदिक ज्योतिष में जब सीखते हैं तो हमें कुछ साधना करनी होती है, या ईश्वर की भक्ति कर कर शक्ति को प्राप्त करना होता है। तो क्या टैरो कार्ड सीखने के लिए या टैरो कार्ड करने के लिए भी कोई साधना की आवश्यकता है? मेडिटेशन। टैरो रीडर वही लोग बन सकते हैं जो अंदर से खुद पहले अपनी लाइफ को में हील कर चुके हैं चीज़ों को। मेरी लाइफ में आज के डेट में दिक्कत चल रही है, मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, मेरी लाइफ में मैं लोगों के साथ बदतमीजी कर रही हूँ, या मेरे रिलेशन मेरे पेरेंट्स के साथ सही नहीं है और मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो ऐसे आप एक अच्छे टैरो रीडर नहीं बन सकते। आपको खुद क्लेंज होना पड़ता है, आपको अपने ट्रॉमाज हटाने पड़ते हैं, थ्रू मेडिटेशन ही हो सकता है। और मेडिटेशन में सबसे जो सिंपल साधना होती है, हम वैदिक में साधना कहते हैं कि बगलामुखी साधना कर ली, हनुमान जी की साधना कर ली। लेकिन आपको जब टैरो करते हो, आपको सिर्फ ब्रेथ वर्क्स पे ध्यान देना होता है। जितना ज़्यादा ब्रेथ वर्क्स पे ध्यान दोगे, आपके जो दिमाग की नसें हैं ना, उसमें ऑक्सीजन पहुंचती है, तो दिमाग खुलता है बहुत ज़्यादा। यहाँ से हमारा इंट्यूशन डेवलप होना चालू होता है कि आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकता है या इंट्यूशन को रिसीव कर सकता है। तो हम सिर्फ क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे काम करते हैं, इसलिए ब्रेथ वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। मेरा अब तक का ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से टैरो कार्ड करने वालों का
निजी जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। मैंने अब बिल्कुल। तक के ऑब्जर्वेशंस में देखा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जी उनका निजी जीवन बहुत हद तक प्रभावित पाया गया जी। है। क्या ये टेरो कार्ड करने का साइड इफेक्ट है? नहीं, जब भी हम किसी भी स्पिरिचुअली हाई एक्टिविटी में जाते हैं, जैसे अगर आप हीलर्स को भी देखेंगे, ये रेकी हीलर्स जितने भी हो गए, प्राणिक हीलर्स भी जितने भी हो गए, आप उनको देखेंगे कि एक लाइफ का जितना भी एरिया होता है वो खराब रहता है। या तो उनका डिवोर्स हो जाता है, या बिल्कुल। उनकी शादी नहीं होती है, या उनके बच्चे नहीं हो रहे होते, बच्चे होते हैं तो बदतमीज बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं है। ऐसे मैंने खुद ही ऑब्जर्वेशन करी, जी। आप ही बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रवीण जी। तो इसका मैंने हल जो निकाला वो ये है कि सबसे पहला तो जो इंसान अपने आप को खुद क्लेंज नहीं करेगा, मैंने क्या बोला, हीलिंग खुद healing। बहुत ज़रूरी है। आप तब तक किसी का टैरो खुद नहीं पढ़ सकते जब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, और वो आप खुद टैरो से सॉर्ट आउट कर सकते हो। दूसरी चीज़, कॉर्ड कटिंग। हम किसी के भी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरे को भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो कॉर्ड कटिंग से लेके आपका, जब आप टैरो करने बैठो, आपका खुद क्लेंज होना, आपके टैरो का क्लेंज होना बहुत ज़रूरी है। और जब जब हम किसी भी हाई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रह्मांड सबसे पहले टेस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें तकलीफ देता है, या तो हेल्थ की तकलीफ दे देगा, स्पाइन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं ऐसे टाइम पर, कि वो आपको टेस्ट करता है कि मैं अगर तुम्हें इस चीज़ के लिए रेडी कर रहा हूँ कि तुम लोगों की मदद करो, तो तुम खुद कितने स्ट्रांग हो वो बताओ। तो इंसान को मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई वीक इंसान होगा वो एक अच्छा टैरो रीडर या हीलर नहीं बन सकता। अगर आप कहना चाहते हैं जो मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग है जी वो टेरो कार्ड कर सकता है। जी एक वर्ड आपने अभी यूज़ किया, कोड कटिंग। जी अगर मैं हिंदी में इसको समझना चाहूँ तो शायद ये है संबंध विच्छेद या संधि विच्छेद जैसा जी। कुछ मीनिंग है। तो क्या कोड कटिंग कोई भी कर सकता है, या किसी एक्सपर्ट से आपको सीखना जरूरी है, या आपका कोई मेंटोर ट्यूटर होना चाहिए? देखिए, अगर आप एक स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन है तो आपको कोई मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कॉर्ड कटिंग क्या है। तो कॉर्ड कटिंग सिंपली, हम जब भी किसी से कनेक्ट होते हैं, पहली बात तो कोई, जब भी हम किसी से कनेक्ट होते हैं कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर आज ये हमारा पॉडकास्ट हो रहा है तो कहीं ना कोई पिछले जन्म का हमारा संबंध कुछ है। बाकी है, जिस वजह से ये आज हम बात कर पा रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में जिस भी इंसान से मिलते हैं उससे पिछले जन्म का संबंध होता है, चाहे भले फिर वो एक दिन का हो, एक साल का हो, एक महीने का हो। उनसे हमारी जो कॉर्ड होती है वो हमारी नाभि के थ्रू से एक अनइमेजिनरी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप किसी से मिले, आपको लगा कि अरे मैं तो इसको बड़े टाइम से जानता हूँ। हाँ। तो ये क्यों होता है? ये हमारी कॉर्ड्स कनेक्टेड होती है उनसे, वो मिलती उसी समय पे है जब ब्रह्मांड चाहेगा आप मिले। नहीं तो एस्ट्रोलॉजर्स तो हम कब से हैं, हाँ। कब से आप भी शायद इंस्टाग्राम पे होंगे, या कब से मैं भी इंस्टाग्राम पे 2021 से तो मैं खुद हूँ। तो लेकिन इसी टाइम क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड ने इसी समय लिखा हुआ था। तो आपके जो समय है किसी से भी मिलना वो लिख रखा है, तो वो जो कॉर्ड है, वो स्ट्रिंग है, वो अटैच हो जाता है। अब उस स्ट्रिंग को अगर कोई कट करना चाहे कोई, क्योंकि हर एक जो रिलेशन होता है, किसी का कार्मिक होता है, किसी का ट्विन फ्लेम होता है, किसी का सोलमेट होता है। अब सोलमेट भी इंसान के बहुत सारे होते हैं। तो वो कॉर्ड कट करने का तरीका है कि आप एक अनइमेजिनरी कॉर्ड को इमेजिन करें अपने माइंड में, और सिजर्स अपने हाथ से बना लें। आप एक्चुअल सिजर्स भी ले सकते हैं, और उसको 3 बारी कट करके और बोलें कि जो भी कार्मिक मेरा इस इंसान से है मैं इससे कट करता हूँ, एंड आई ब्लेस द सोल। उस टाइम पर अगर इंसान यदि कहीं ना कहीं खुद भी अटैच है, या फिर कहीं ना कहीं इंसान किसी को गाली दे रहा है, या क्या कहते हैं किसी को बददुआ दे रहा है, तो वो कॉर्ड कभी कनेक्ट खत्म नहीं होगी, खत्म। वो वहीं पे ही रहेगी। तो आपको पूरा लेट गो करना चाहिए उस चीज़ के लिए, कि आप उस इंसान के बारे में सोचिए ना, तब जाके वो कॉर्ड कट होगी। तो अगर किसी को नहीं आता है तो किसी से करवा लीजिए। थ्रू कैंडल्स भी कॉर्ड कट होती हैं, इमेजिनरी लूप से भी होती हैं, या फिर आप क्या कहते हैं अपनी खुद शील्ड बना के भी कट कर सकते हो। बड़े सारे वेज है, बट अगर कोई स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन है वो खुद भी कर सकते हैं। एज ए एस्ट्रोलॉजर कई टेरो कार्ड रीडर से मेरी बात होती है, और उन्होंने बहुत छोटे छोटे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे कोर्सेज अधूरे छोड़ दिए हैं, और अब वो सीखना चाहते हैं। क्योंकि कोड कटिंग जैसा प्रोसेस जो है वो एक अच्छे मेंटोर के थ्रू सीखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई आपसे ये समझना चाहे तो कैसे आप उसे ये बता सकते हैं? मैं तो कहूँगी आप किसी पे डिपेंड मत रहो, आप खुद ही अपने यूट्यूब पे सर्च करिए कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, आपको कम से कम हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जो लगे कि वीडियो ये मेरे को अलाइन करती है, उस वीडियो पे जाएं, वैसे उस वीडियो को देखें और अपनी कॉर्ड कटिंग करें। मैं ये नहीं कहती कि किसी को पैसे देके आप कॉर्ड कटिंग करो, क्योंकि ये पैसे देके वाली चीज़ ही नहीं है। आप ओके। किसी को पैसे दो, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जी मैं कॉर्ड कट कर दूंगा आपका इसके साथ, खत्म, ऐसे नहीं होता। ये आपको खुद ही, ये सब है दिमाग का खेला इन शॉर्ट।
अगर आप इतने स्ट्रांग माइंडेड हो कि आपको किसी को हटाना है तो आप वो वैसे भी हटा लोगे, आपको कॉर्ड कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कितने नहीं, आप स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो, तो फिर जो मैंने नाभि वाली बताई कि आप नाभि से एक इमेजिनरी कॉर्ड कनेक्ट करने की कोशिश करो उस व्यक्ति से जिससे आप कट करना चाह रहे हैं, और उस कॉर्ड को 3 बारी कट करके यूनिवर्स को बोल के कि मुझे इससे कोई टाई नहीं रखना है, सिंपली आप वैसे कट कर सकते हो। आपको किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही इस वीडियो को देख के आप समझ जाओगे। चलिए, तो आप लोगों के लिए कॉर्ड कटिंग के बहुत अच्छा तरीका मैम ने आपको बताया। अदिति जी ने बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको ये समझा दिया है, कहीं पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत जी नहीं है। क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत से लोग टैरो कार्ड के नाम पर बहुत सारे मीठे मीठे फ्रॉड कर रहे हैं, और अक्सर फ्रॉड की कहानियां हमको सुनने के लिए मिलती है। बहुत से लोगों के अच्छे खासे अमाउंट जा चुके हैं। तो एक बहुत अच्छी सलाह अदिति जी की आपको है, तो आप इसे फॉलो कीजिएगा। आपने एक बात कही कि हम उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हमारे कुछ कनेक्शंस होते जी हैं। वैदिक ज्योतिष में इसे प्रारब्ध कहा गया है। मुझे लगता है कि वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, बिल्कुल है, मिरर है एक दूसरे के। एक दूसरे के मिरर हैं। बट एक तरफ आप कहते हैं कि टैरो कार्ड इज नॉट प्रिडिक्शन, हम्म। तो फिर क्या है? प्रिडिक्शन तो अगर आप देखें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कभी भी नहीं थी, वो तो ओके। साइंस है। हम्म। मैं उसको एक साइंस की तरीके से देखती हूँ कि आने वाले समय में अगर क्या कहते हैं राहु शनि एक साथ बैठ रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी इंसान की लाइफ में होगी। बट वो फिर अगर वो हो भी रही है तो वो राशि के अंदर हो रही है, हाउसेस के अंदर, तो मतलब 1/4 लोगों के साथ तो हो ही रही है वो चीज़। लेकिन इंसान क्यों अलग हो सकते हैं? क्योंकि उनका कर्म अलग है, उनकी परवरिश अलग है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 101% प्रिडिक्ट कर पाए। आपको एक आईना तो हम भी दिखा देते हैं, टैरो रीडर्स भी दिखा देते हैं, लेकिन आपको कैसे चलना है? आप किसी के उसमें हम बताते हैं कि आपके में जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, मतलब आपके में बहुत पैसा आने वाला है, हम वैदिक में बोलते हैं राजयोग है। लेकिन अब इंसान अगर आराम से बैठा हो जी हाँ जी हाथ जोड़ के मैं तो राजयोग काटूंगा, तो क्या वो राजयोग उसे मिलेगा? तो है तो कायदा कर्म का फल ही ना सब। तो इसलिए कुछ प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, हम सिर्फ बता सकते हैं ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कर्म करना इंसान पे है। तो अदिति जी का मानना है कि सब कुछ संभावनाओं की गणित है, बिल्कुल और कर्म मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। बिना बिल्कुल कर्म है। के राजयोग भी एक्टिव नहीं होगा। तभी तो ये योनि मिली है, नहीं तो हम कुछ जानवर की योनि में आते ना फिर हाँ। तो। क्योंकि वो कर्म तो कुछ कर नहीं रहे, वो काटने आए हैं अपने कर्म। अगर हमें इंसान की योनि मिली है तो हम कर्म करने आए, अब अच्छा करना है बुरा करना है वो इंसान के हाथ में। तो आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर के आई है, लेकिन कर्म आपको ही अच्छे करने पड़ेंगे जी आपके प्रारब्ध के अनुसार। क्योंकि अक्सर बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि एक ही समय पर बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं, हम्म। तो सबकी कुंडली तो इक्वली मैथमेटिकली लगभग सेम बन रही है, सेम राइट। तो फिर कोई राजा भोज और कोई गंगू तेली कैसे बन जाता है? अगर आप ये बात कह रहे हैं ना प्रवीण जी, तो सेम ट्विंस की कहानी होती है। जी। अब अगर एक ही माँ के कोख से जन्मे हैं, एक ही घर में जन्मे हैं, लेकिन तब भी वो ट्विंस सेम नहीं होंगे, उनमें 1 मिनट का फर्क होगा, उनकी कुंडली ऑलमोस्ट सेम होगी, ये बिल्कुल बात आपने सही तब भी वो कही। सेम नहीं होंगे। और परमात्मा की कृपा से मेरे खुद के ट्विंस हैं, अच्छा और दोनों के बीच में 1 मिनट का ही अंतर है, और दोनों के किस्मत स्वभाव में भी बहुत सारा परिवर्तन है और कुछ समानताएं भी है। जी तो प्रारब्ध के कर्म मुख्य रूप से आपके ऊपर निर्भर करते हैं, और जो बात बार बार प्रेमानंद जी कहते हैं कि कर्मों को तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और नाम जाप से या दान से ही आप कर्मों को काट सकते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में बहुत तरह की रेमेडीज हैं, उपाय हैं अपने कर्मों को ठीक करने के लिए। तो टैरो कार्ड में क्या रेमेडीज हैं? देखिए, टैरो कार्ड एक गाइडिंग टूल है। अब किसी के अगर दिख रहा है कि इंसान की लाइफ में मैं जैसे रेमेडी देती हूँ, मेरी रेमेडीज मात्र आपको 100-200 से ज़्यादा की नहीं मिलेंगी। क्या आप बात कर रहे हो अगर आप? किसी की भी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि शनि खराब चल रहा है, शनि का जो कार्ड होता है हमारे में द डेथ कार्ड होता है, वो सैटर्न से रूल होता है, और जब जब वो आ रहा होता है बार बारी, तो कहीं ना कहीं जो शनि की महादशा चलने वाली है या अंतरदशा चलने वाली है, वो हमें संभावना हो जाती है उस चीज़ की। तो हम कहते हैं कि जितने भी ये अनाथ आश्रम होते हैं या जितने भी ब्लाइंड के आश्रम होते हैं ब्लाइंड लोगों के, उनकी सेवा करो, या उनके हाथ से क्या कहते हैं कुछ दान, उनको कुछ दान करो, या उनके हाथ से कोई ऐसी सेवा करा दो जिससे शनिदेव जी ठीक हो जाए। तो इसलिए छोटी छोटी रेमेडीज, दान सेवा से ही आपकी जितने भी बैलेंसेस है जो आपके प्लानट है वो ठीक हो सकते हैं। अब जैसे छोटी सी अगर चीज़ है, अगर किसी को सूर्य अच्छा करना है, सूर्य को जल चढ़ाएं, अपना डिसिप्लिन में रहे। सूर्य क्या कहते हैं? डिसिप्लिन में रहो। फादर हैं वो पूरे फादर। यूनिवर्स के, तो अपने पिता की सेवा कर लो।
चंद्रमा क्या है? आपका माँ है, आपका मन का कारक है। अपना मन दूसरों के लिए अच्छा कर लो, क्यों किसी के लिए बुरे बुरे थॉट्स रखने, या क्यों ऐसा मन रखना कि हाय उसका कुछ ना हो मेरा अच्छा हो जाए। अपने मन को साफ रखो, अपने लिए पॉजिटिव रहना चालू करो, अपनी माँ की सेवा करो, पानी को वेस्ट मत करो, इससे चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक हो जाएगा। फिर जो आपका बृहस्पति है, अपने गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं के चरण स्पर्श करो जितने ज़्यादा कर सकते हो, या आप जिनको गुरु मानते हो उन्हीं की सेवा कर लो। तो ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन अब आखिर में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तब भी लोग कहेंगे मैम हम तो ये सब कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो वो आपके खुद के कर्म भी तो है ना फिर, कर्मों कि का फल। पिछले जन्म का कुछ ना कुछ तो आपको फल इधर भोगना ही भोगना है। तो हम कभी भी हमेशा ऐसे नहीं हो सकता कि लाइफ आपकी हमेशा 100% सही चलेगी। लाइफ हमेशा ऐसे ऐसे ही चले तो ज़्यादा अच्छा है, कि आपको ना हर चीज़ का स्वाद हो, कि अगर मैं ऊपर था, अच्छी लाइफ जी रहा था, तो उसमें ये स्वाद था, जब थोड़ा सा नीचे आया तो ये स्वाद है। तो आप इंसान एज अ पर्सन ग्राउंडेड रहोगे हमेशा, आप में ईगो नहीं आएगा। तो अदिति जी कहना चाहते हैं कि जिंदगी का मजा लीजिए और हर चीज का स्वाद लीजिए। स्वाद लीजिए, चाहे अप्स हो चाहे डाउन्स हो। बिल्कुल सही बात आपने कही। आपने बहुत सरल रेमेडीज टैरो कार्ड के लिए बताई, लेकिन बहुत से लोगों से अक्सर मुझे ये कंप्लेंट मिलती है कि उन टैरो कार्ड वालों ने बहुत ज़्यादा स्पेल के नाम पर पैसे ले लिए, जी। या बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ के अंदर भी किसी टैरो कार्ड का इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस बहुत हद तक देखा गया, उनकी रिलेशनशिप के अंदर किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखा गया। तो ये सब सच है या मसालेदार बातें? देखिए अब सच तो उस इंसान को ही पता है जो कर रहा है ये चीज़। अब ये टैरो रीडर्स आज की डेट में क्या धंधा चला के बैठे हैं, सीधी सी बात है। आपको पता है कि एक कंसल्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा टैरो रीडर की कितने की होगी, जो नॉर्मल, जो ज़्यादा फेमस नहीं है, 1000, 1500, 2000, 3000, इससे ज़्यादा एक नॉर्मल टैरो रीडर चार्ज नहीं कर सकता। अब अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छा टैरो रीडर है, बहुत पॉपुलर है, तो वो तो चाहे 11,000 भी बोलेगा आधे घंटे के, तो इंसानों से खुशी खुशी देगा। तो उनको पता है कि अब घर तो सबको चलाना है, तो अपने घर चलाने के चक्कर में जी आप ये स्पेल करवा लो, ये स्पेल जी इतने का है। और स्पेल मैं आपको बता रही हूँ आज की डेट में काम नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में स्पेल कभी थे ही नहीं। हमारे में वैदिक अनुसार हम मंत्र जाप करते हैं, हम स्पेल तो कभी करते ही नहीं थे। तो ये जो स्पेल वर्क है, ये वीका वगैरह, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी उधर की। हमारे में तो तंत्र माना जाता तंत्र है, माना जाता है। हम तो इन सब चीज़ों में मानते ही नहीं। तो आज की डेट में अगर आपको कोई बोले कि जी हम विच हैं, हम वीका कर देंगे, हम ये स्पेल कर देंगे, तो वो सरासर झूठ है, और वो आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्योंकि कैंडल से अगर कोई स्पेल हो सकता है, तो मैं तो कहती हूँ सबसे पहले मेरे पे करके दिखाएं स्पेल। ओके, तो आप तैयार हैं हाँ एक्सपेरिमेंट के लिए? हाँ अगर आप कैंडल से कुछ कर सकते हैं तो फिर अदिति जी के साथ ट्राई कीजिएगा। हाँ। लेकिन इनका विश्वास बहुत मजबूत है कि ये सब अफवाहें हैं और लोगों को भ्रमित करने के प्रयास हैं। जी, एक वुडू वुडू करके भी कुछ ऐसा वही था। है वो वीका वुडू, विका सेम ही है। सेमी ये है। कुछ नहीं होते, इंडिया में कुछ नहीं होते, क्योंकि वो प्रैक्टिसेस बाहर की हैं। हम्म। और वो आज भी जो बाहर की प्रैक्टिसेस हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रखी हुई हैं, वो बाहर नहीं गई हैं इतनी। जो जो बाहर की विचेस थी, वो सिर्फ भला करने के लिए ही पैदा हुई थी। अगर किसी को स्टोरीज पता हो जो विचेस की हुई थी स्पेन में या जितने भी यूरोप में विचेस थी, वो अच्छे कर्म करने के, लोगों का अच्छा करने के लिए स्पेल करती थी। तो उनको, अब वो जैसे आपने देखा है वो कार्टून में वो घुमाती रहती है कुछ ना कुछ, उससे वो इतने बड़े उसमें पतीले में। पतीले में वो मेडिसिन क्रिएट करते थे कि कोई हेल्थ इशू ना आए। जैसे हमारे में इधर आयुर्वेद है, उधर वो होती थी। ओके। तो जब डॉक्टरेट वगैरह बढ़ने लगे, मेडिकल साइंसेस बढ़ने लगा, उन्हें समझ में आया कि ये तो हमारा बिजनेस खा जाएंगी। उन्होंने सारी विचेस को जला दिया एक साथ। तो इसीलिए वो नेगेटिव क्रिएचर में कन्वर्ट होगी, बट वो भला करने के लिए ही हुई थी। तो आज की डेट में जो ये स्पेल कर रहे हैं कि हम किसी का थर्ड पार्टी हटा देंगे, या थर्ड किसी पार्टी। का, किसी को किसी से वशी में करके वो उनका हटवा देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो जो अनावश्यक मार्केट में प्रचलित है कि थर्ड पार्टी को हटा देंगे या उसको आपकी लाइफ में ले आएंगे, जी। ऑलरेडी शादीशुदा कोई है तो वो वहां से तलाक दे के आपकी लाइफ में आ जाएगी, तो ये सब मूर्ख बनाने के ही व्यवस्थाएं और हैं। ये कर्म भी बुरा है। कर्म भी ये बुरा है। गीता में तो साफ अनुसार लिखा हुआ है कि जो काला जादू या इन सब वशीकरणों में फंसता है, उसका परिणाम भी बुरा होता है। ओके, तो आप फिर मुझे एंजल गाइडेंस दे दीजिए।
मैं एंजल गाइडेंस में विश्वास नहीं रखती। ये एंजल गाइडेंस है तो मैनमेड कार्ड्स टैरो भी, बट वो कहीं ना कहीं स्टिल एक बार को ऑकल्टिस्ट रिकॉग्नाइज्ड टूल है। बट जो ये एंजल कार्ड्स हैं ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है ऑकल्टिज्म में। इसलिए जो ये एंजल गाइडेंस हैं ये आपके लाइफ की बेसिक प्रॉब्लम्स के ही साथ ही बनी हुई है, नॉट द टाइमिंग राइट नाउ, येस और नो में जो आंसर्स दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो ऐसी गाइडेंस है जो 100 लोग कराएंगे तो कम से कम 90 लोग तो अग्री कर ही जाएंगे कि हाँ एंजल गाइडेंस आपकी सही है। बात को मैं यही काटूंगा। एक बार फिर से मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे भी कई बार ये मैसेज रिसीव्ड होते हैं कि सर प्लीज़ एंजल गाइडेंस दे दीजिए, प्लीज़ एंजल गाइडेंस दे दीजिए। तो वैदिक में एंजल गाइडेंस जैसा तो नहीं है। तो आप एक बहुत एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर हैं, एक सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर है, तो मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि क्या आप एंजल गाइडेंस मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानती। आप नहीं मानते नहीं, हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आपको कोई एंजल कनेक्ट कर रही हो और वो गाइडेंस दे रही हो, वो एक मैन मेड वो है। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि इंट्यूटिवली अगर कोई उस चीज़ को निकाले अपना राइट, इंट्यूशन कनेक्ट करके, तो समवॉट वो कहीं ना कहीं 50-60% आप कनेक्ट कर जाओगे। कनेक्ट कर सकते बट हाउ अबाउट कि वो एक्यूरेसी नहीं है उस कार्ड्स में, वो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ है कि चलो मज़े के लिए 100 रुपये अगर आपको कमाने हैं एज अ टैरो रीडर तो आप कर लीजिए वो एंजल गाइडेंस। बट अगर आप एक अच्छा लॉन्ग रन में जाना चाहते हो तो वो चीज़ सही नहीं। आपने बहुत अच्छी बात बताई आम जनता के लिए भी और जो प्रैक्टिशनर हैं टैरो कार्ड में उनके लिए भी, कि एंजल कार्ड के नाम पर जो एक भ्रम है, जो एक छलावा है, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि आम जनता शायद अंधा विश्वास कर लेती है दुख में होने की वजह मैं से। तो प्रवीण जी इस चीज़ के भी अगेंस्ट हूँ, जो ये टैरो रीडर्स ये इंस्टा की रील्स पे आके टैरो रीडिंग करती है, मैं उस चीज़ के भी अगेंस्ट हूँ। पहले मैंने भी इनिशियली, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने करा है, बट जब मुझे समझ में आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ अपने काम के साथ, तो मैंने वो उसी दिन से बंद कर दी चीज़। कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जो पता है कि एल्गोरिदम बहुत अच्छी तरीके से राइट, समझता है, जो हम मन में सोच रहे हैं वो भी एल्गोरिदम समझ रहा है। आज की डेट में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के साथ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं। आपकी रील पॉप आउट हुई, आप बोल रहे हो आपका पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व है, किसी की पता है लड़ाई हो रही है, व्हाट्सएप फेसबुक हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, वो उस इंसान को, व्यक्ति को एल्गोरिदम के द्वारा रील दिखाई गई होगी, क्या पता वो ना हो किसी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड, और आपने उसमें बोल दिया, उस इंसान का तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। क्योंकि हर कोई तो इतना स्ट्रांग माइंडेड होता नहीं कि वो समझ पाए वो चीज़ क्या है क्या नहीं। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ के भी अगेंस्ट हूँ कि जो ये जनरल गाइडेंस के तौर पे लोग इंस्टाग्राम की रील्स के अपने रीच बढ़ाने के लिए करते हैं कि आपको कुछ चंद क्लाइंट्स आ जाए, मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ। और उनका क्या जो इंस्टाग्राम की रील्स देख देख के अपने आप को कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर मान चुके हैं? देखिए लॉन्ग रन में ये लोग काम नहीं करते हैं। मैं 16 साल की उम्र से टैरो रीडिंग कर रही हूँ और मैंने 4 साल सिर्फ पढ़ने में दिए हैं। मैंने टैरो उठा के भी किसी का प्रैक्टिस भी नहीं करा, मैंने सिर्फ पहले उनको पढ़ा है। तो आज की डेट में जो ये 100-200 के कोर्सेज लेके टैरो रीडर्स पैदा हो गए हैं गली 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 हर घर, वो चीज़ सही नहीं है और वो लॉन्ग रन में नहीं करते हैं काम। अगर आपको एक लॉन्ग रन में करना है तो पहले उसको समय दीजिए, 4 साल 5 साल पढ़ने का, अपने आप को मेडिटेशन में इंडल्ज करिए, तब जाके आप एक अच्छा टैरो रीडर बन सकते हैं। अब ये आम जनता की जिम्मेदारी है कि बारिश में जिस तरीके से मेंढक हो जाते हैं उसी तरीके से अली गली में बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स, फेक रीडर्स अवेलेबल हुए हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है, आपको एक अच्छे व्यक्तित्व को ढूंढना है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। तो प्रवीण जी ये तो मेरे सवाल हो गए, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल थे आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, अब इंस्टाग्राम की रील्स पे हम क्या देखते हैं, रुकिए, अगर आपका 7वें घर में ये ग्रह बैठा है तो आपकी शादी नहीं होगी, या कोई पर्टिकुलर ग्रह शनि बैठा है, राहु बैठा है तो आपका डिवोर्स हो जाएगा। तो क्या ये सच है कि 7वें ग्रह में अगर शनि राहु बैठा हो तो डिवोर्स ही लिखा है? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में जो भी लोग पैदा हो रहे हैं 9 प्लैनेट हैं और कुंडली में 12 ग्रह हैं। जी तो कुछ लोगों की कुंडलियों में तो वो प्लेसमेंट वहीं पर आना ही है जी और 2.5 घंटे के अंदर मोटा मोटी लग्न बदल जाता है। जी तो एक दिन के अंदर भी जो लोग पैदा हो रहे हैं उनमें से भी कुछ % लोगों के फिक्स हाउस में वो ग्रह आएगा ही आएगा। तो जी इंस्टाग्राम की रील की वजह से वो कनेक्ट हो जाता है। और वैदिक ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो हर सूत्र का एक विशेष सूत्र और है, उसका विपरीत सूत्र भी है, और एक सवाल के लिए या एक आंसर को जानने के लिए आपको क्या क्या देखना जरूरी है। सबसे पहले देखना जरूरी है आपको कुंडली का लग्न भाव जी D1, फिर आप पर्टिकुलरली उस हाउस की स्थिति देखेंगे, उसमें बैठे हुए ग्रहों को देखेंगे, उस ग्रह की राशि कहाँ है वो देखेंगे, कौन से ग्रह की दृष्टि उस हाउस पर है वो देखेंगे, महादशा अंतरदशा और ये सब कुछ देखेंगे, तब जाकर के आप एक सिंगल बात को प्रिडिक्ट कर सकते जी हैं।
तो इस तरीके की रीलें पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, आधा ज्ञान है, तो अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप इन रीलों पर विश्वास ना करें। ये सिर्फ एक कंटेंट है जो आपको एक इन्फॉर्मेटिव रूप से दिया जाता है, लेकिन आप उसी को विश्वास मानकर अगर करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान है। और ऐसे ना कई सारे मेरे पास क्लाइंट हैं जो आते हैं और बोलते हैं कि हमारे 7वें घर में शनि बैठा है तो अब हमारा तलाक होगा। तो मैंने कहा अपने पार्टनर की भी तो आपकी कुंडली मैटर करती है ना, और आपके खुद के कर्म, आपका भाव सम्मान उनकी तरफ भी तो मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी प्रवीण जी, ये थी कि लोग आजकल बोलते हैं कि अगर किसी को वीनस स्ट्रॉन्ग करना हो तो यहाँ पर इत्र लगाना चालू कर दो, यहाँ पर 24 लिखना चालू कर दो। मैं मानती हूँ कि पामिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो आपके सारे प्लैनेट्स आपके हाथ में होते हैं, मैं ये चीज़ को मानती हूँ। लेकिन केवल उधर कुछ रंग में रंगा लगाने से या इत्र लगाने से क्या वो सच में होता है? आज प्लीज़ क्लियर कर दीजिए ऑडियंस के लिए चीज़। देखिए, पामिस्ट्री में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको अपने हाथ पर कुछ लगाना है या लिखना है। आजकल पॉपुलर होने के लिए बहुत सारी ऐसी रेमेडीज आ चुकी है। हाथ के अंगूठे में रिंग पहन लीजिए, आप का शुक्र मजबूत हो जाएगा और गर्लफ्रेंड आ जाएगी। मैंने इसके ऊपर बहुत बार बात की है कि हाथ में आप अंगूठे में जब चांदी की रिंग पहनते हैं तो उल्टा आपका स्टोमक इश्यूज शुरू हो जाता है। और अंगूठे में रिंग केवल और केवल ढोलक वादक के लिए ठीक है कि वो ढोलक बजाने के लिए उसका यूटिलाइज कर पाता है। आर्टिस्ट लोगों के लिए वो फिर भी ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं, मिथ है। ना ही आपके यहाँ पर शुक्र पर्वत पर, ये भी आप लोगों को पता लगा रीलों के माध्यम से कि ये हमारा शुक्र पर्वत है। यहाँ पे ना दही रगड़ने से शुक्र ठीक होगा, ना ही इत्र रगड़ने से ठीक होगा। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, छोटी कन्याओं का आप सम्मान करते हैं, देवी का आप आशीर्वाद लेते हैं, तो शुक्र निश्चित रूप से आपका ठीक होगा। श्री सुक्तम का पाठ आप करते हैं तो शुक्र आपका ठीक होगा। आप अपने शरीर पर शुद्धता रखते हैं, अच्छे जल से स्नान करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी महक का प्रयोग करते हैं, तो जरूर शुक्र ठीक होगा। लेकिन बहुत जो हाइप बना दी गई है, ना तो उससे शुक्र ठीक होना है, इवन साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं। बिल्कुल। हमारे एक मित्र की बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने किसी रील से हस्तरेखा देखना सीखा। किसी रील से उन्होंने पामेस्ट्री सीखी, हस्तरेखा देखना सीखा, और उनको किसी ने बताया कि भाग्य रेखा पर त्रिकोण हो तो ऐसा व्यक्ति जुए में, शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमा लेता है। किसी रील में उन्होंने देखा और उन्होंने कोशिश करी, मैग्नीफायर लेकर अपने हाथ में भी उन्होंने ढूंढ ही लिया कि मेरे हाथ में भी है, और उन्होंने अपनी जमा पूंजी शेयर मार्केट और आईपीएल में बर्बाद कर दी। तो रीलों के चक्कर में अपनी जमा पूंजी पर नुकसान ना उठाए, समझदारी से काम लेना चाहिए। और मतलब आज की डेट में ना मुझे बड़ा दुख होता है कि जो एस्ट्रोलॉजी हम पहले बचपन में देखा करते थे, पहले हमारे घर में एक बड़े एस्ट्रोलॉजर आते थे, उन्होंने मेरे लिए प्रेडिक्शन, मेरा शक्ल देख के कर दिया था कि ये एस्ट्रोलॉजी में जाएगी। और वही हुआ कि मेरे को विश्वास नहीं था। मैंने अभी ऑफ द कैमरा आपको बताया कि मैं अपनी कुंडली भी नहीं दिखाना पसंद करती, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा इंटरेस्ट आया और मैं गई। लेकिन आज के समय में जब मैं रील्स देखती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग कहते हैं शराब पी लो। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हुए देखा कि शराब मत पियो, शनि खराब हो जाएगा, राहु खराब होगा, केतु खराब होगा, बृहस्पति खराब होगा। लेकिन आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं आप शराबें पियो, आप शराबें अपने गुप्त अंग पे लगाओ। हाँ, ये रीलें बहुत ज़्यादा वायरल होती है और इसका वैदिक ज्योतिष से कोई तारतम्यता नहीं है। वैदिक ज्योतिष में कहीं भी शराब के संबंध में जिक्र नहीं है। और वैदिक ज्योतिष करने वाले व्यक्ति साधना को स्वीकार करते हैं, सात्विक जीवन को स्वीकार करते हैं, तो शराब का उसमें कहीं दूर दूर तक उपयोग नहीं है। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, उनके पास ना तो पारिवारिक हिस्ट्री है, ना तो उनका पारिवारिक ये कार्य है, ना ही उनके पास कोई एजुकेशनल डिग्री या डिप्लोमा है ज्योतिष का। वह स्वघोषित ज्योतिष हो रखे हैं, स्वघोषित डॉक्टरेट हो रखे हैं। तो स्वघोषित डॉक्टरेट और स्वघोषित ज्योतिष का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट सावधान रहना हमारा ही कर्तव्य है। तो शराब पीने से आपका कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन बाबू भैया का भी सब कुछ बिक गया था और आपका भी सब कुछ बिक जाएगा। सही बात। तो शराब आपको कभी उपयोग नहीं करनी है। कोई भी किसी भी बात कह दे, समझदारी के साथ आपको डिसीजंस लेना है। कालसर्प होता है सच में? कालसर्प दोष वैदिक ज्योतिष में कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। बहुत से ज्योतिष ये कहते हैं कि आज से 50-60 साल पहले कुछ लोगों ने अपनी अर्निंग के लिए इसको कमाना या अपनी अर्निंग के लिए इस दोष को बना दिया है। वैदिक ज्योतिष में स्पष्ट रूप से कहीं कालसर्प दोष का प्रमुख उल्लेख नहीं है, परंतु कुछ ज्योतिष का मानना है कि 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं कुंडली में। राहु और केतु के मध्य जब समस्त ग्रह आ जाते हैं
तब कालसर्प दोष माना जाता है। और कालसर्प दोष चाहे दोष कह लो चाहे योग कह लो, ये सिर्फ ग्रहों की एक स्थिति है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? अगर पॉजिटिव प्रोस्पेक्टस से देखेंगे तो ये योग हो जाएगा, और नेगेटिव प्रोस्पेक्टस से देखेंगे तो दोष हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष सिर्फ ग्रहों की स्थिति को वर्णित कर रहा है, उसको किस विजन से देखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप डरना चाहो तो डरिए, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, उजाला लाना चाहते हो, तो योग आपके लिए मौजूद है। क्योंकि पहले जब इंस्टाग्राम पे ये कालसर्प दोष की बात होने लगी थी तो सबसे पहले लोग कहते थे कालसर्प दोष है। फिर जी बातें होने लगी, नहीं 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 वो कोई दोष नहीं हो तो वो योग होता है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, मैंने जब अपनी पढ़ाई करी तो मैंने समझा कि ये 1971 से बुक्स में छपना चालू हुआ कालसर्प दोष। उससे पहले कोई भी एस्ट्रोलॉजी की बुक में कालसर्प दोष जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। हालांकि यहाँ तक भी मैंने पढ़ा है कि पितृ दोष जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। तो आप इस पे क्या राय देंगे? देखिए, मैंने एक बात पहले कही कि दोष या योग डिपेंड करते हैं कि आप किस विजन से उसको देखते हैं। कुंडली में सूर्य और राहु का जब कंजक्शंस है या दोनों साथ की स्थिति में है, दृष्टि संबंध में है, तो इसे पितृदोष कहा जाता है। और पितृदोष का प्रभाव मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक है, क्योंकि पितृदोष आपकी कुंडली में तब बनता है जब आपने अपने एंसेस्टर के लिए, चाहे अपने पिछले कर्मों में, अपने पिछले जन्मों में और इस जन्म में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप जब भागने लग जाते हो तो पितृदोष बनता है। पितृ हमेशा आपकी मदद के लिए होते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए होते हैं, इस दुनिया में आपको हेल्प करने के लिए होते हैं। लेकिन जब आप उनकी पूजा नहीं करते या श्राद्ध पक्ष में उनको भोग नहीं देते या उनको रिमाइंड याद नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में जो रुकावटें और बाधाएं आती है वो पितृदोष कहलाती है। तो पितृदोष के नाम पर बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है जितना डर फैला दिया गया है। मुझे लगता है कि अगर आप पितृदोष जैसी स्थितियों से परेशान हैं, जैसे कि घर में पैसा तो है पर किसी की शादी नहीं होती, घर में पैसा है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, हर छोटी मोटी बात पर घर में कलेश हो रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं पितृदोष जैसी स्थितियों के। तो इसका क्या सरल सा उपाय है जिसका इंसान का ज़्यादा पैसा भी ना लगे और पितृदोष भी खत्म हो जाए? वेद शास्त्रों में श्राद्ध करने के लिए कहा गया है जी, और ये तक कहा गया है कि मनुष्य की स्थिति बिल्कुल निर्धन की हो तो भी उसे श्राद्ध करना चाहिए, अपने पितरों पूर्वजों के निमित्त कुछ अर्पण करना चाहिए जी। अब कैसे करना चाहिए? अगर कुछ नहीं है, गरीब से गरीब अवस्था में भी आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने हाथों को हवा में खड़ा कर कर ये कह सकते हैं कि है पितृ पूर्वज, मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है, ये हवा मैं आपको अर्पण करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर के आए। आप निश्चित रूप से देखेंगे आने वाले 1.25 महीने के अंदर आपके जीवन में तरक्की के संकेत आपको मिलेंगे और आपकी सहायता के लिए कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। तो मतलब आपको कोई ऐसी बड़ी पूजाएं कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पितृभाव समझते हैं आपका? पितृभाव समझते हैं, परमात्मा आपका भाव समझता है। पूजाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं? सिर्फ अपने भाव ही तो परमात्मा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और कभी कहीं ये नहीं लिखा है कि इतनी बड़ी पूजा करानी है। ये कहा गया है कि परमात्मा के लिए पूजा करनी है, भाव अर्पित करना है। हम तो ये तक कहते हैं कि हर कंकर में शंकर है। बिल्कुल। और भगवान शंकर की पूजा में जो सबसे अधिक महत्व बताया गया है वह भी जो मिट्टी से शिवलिंग निर्मित की जाती है उस शिवलिंग का बहुत विशेष महत्व बताया गया है, ना कि सोने से बनी हुई शिवलिंग का। कहा जाता है कि रावण के पास सोने की शिवलिंग थी, वह उस पर भगवान शिव की पूजा किया करता था, लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मिट्टी से, नदी के किनारे की मिट्टी से जो शिवलिंग बनाई जाती है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो वेदों के अंदर सभी के लिए, सभी की सहायता के लिए सबसे सरल उपाय है, लेकिन मार्केटिंग और बिजनेस के चक्कर में इतनी लूट मच चुकी है कि हम जो हमारे रूट्स थे उनको भूल गए। आज हर बात पर या तो महंगा रत्न पहन लो या महंगी पूजा करा लो। रत्नों से याद आया मुझे कि जब पहले ज़माने के जो लोग होते थे वो रत्न नहीं धारण करते थे। ये तो चलो जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें हैं आज के डेट में वो भी आर्टिफिशियल आ रही हैं, बट जो प्रकृति से मिली चीज़ें हैं वो तो ड्यू टू जो केमिकल्स, जो अर्थ का क्रस्ट है उस वजह से वो कलर बनते हैं। और रेनबो कलर्स तो खैर प्रकृति में है ही, हमने खुद ही पढ़ा है वो तो।
पर पहले के समय में जब लोगों को अपने प्लैनेट्स को मजबूत करना होता तो पहले हम अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते थे, हम खादी कपड़ा पहनते थे। तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट का कपड़ा पहन के, खादी और से अंदर कुछ ना पहन के आप सनलाइट में खड़े होते थे, तो जब आपके शरीर पे, अंग पे लगता था तो वो आपका प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता था। तो अब आज के डेट में इंसान नहीं कर सकता, इसलिए रत्न और क्रिस्टल्स बन गए हैं। बट पहले के ज़माने में जो उपाय होते थे इस चीज़ के भी, वो बड़े सिंपल से होते थे। वह उपाय अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आजकल के जो तथाकथित ज्योतिष हैं या अपने आप को जो बहुत बड़ा विद्वान मान रहे हैं, वो इस तर्ज पर विद्वान मान रहे हैं कि मैंने इतनी महंगी पूजा बेच दी। जिसने जितनी महंगी पूजा बेच दी, जिसने जितना महंगा रत्न बेच दिया, जो जितनी महंगी गाड़ी में बैठकर फोटो खिंचवा रहा है, वो उतना ही बड़ा ज्योतिष हो गया। बिल्कुल। ज्ञान की कदर नहीं है, दिखावे की कदर है। क्योंकि कलयुग का समय है, जो दिखावा करेगा, जो छल करेगा, वही ज़्यादा प्रसिद्धि की तरफ जाता है। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ 90% लोगों ने नकली रत्न धारण किए हुए हैं। और आपने जैसा कहा कि पहले के लोग रत्न नहीं पहनते थे, राजा महाराजाओं के पास या बहुत रईस लोगों के पास रत्न होते थे, क्योंकि ये रत्न जमीन के 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर अंदर से निकल के आते हैं। तो आप ये सोचिए कि क्या 100 रुपये में पुखराज मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। या 500 रुपये में पन्ना मिल जाएगा? ये सारे केमिकल और सिंथेटिक जेमस्टोन्स हैं जो बहुत से लोगों ने पहने हुए हैं। पुराने समय में इसका बहुत अच्छा जो प्रयोग बताया है कि अगर आप रत्न नहीं पहन सकते तो हर ग्रह नक्षत्र का एक विशेष वृक्ष है, उसकी जड़ को आपको धारण करना चाहिए। अरे वाह। आप उसकी जड़ को धारण कर सकते हैं ताकि आपको उसके अच्छे प्रभाव मिले। या आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं जी। उस नक्षत्र का जो अपना वृक्ष है, उस वृक्ष को लगा सकते हैं। इससे मनुष्य की भी सेवा होगी, प्रकृति की भी सेवा होगी, तो आपका निश्चित रूप से भाग्य बढ़ेगा, भाग्य चमकेगा। और अगर रत्न पहनना ही है, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि रत्न अपना कमाल दिखाते हैं। अगर रत्न अपना कमाल ना दिखाते तो आपके जितने बड़े राजनेता हैं, अभिनेता हैं, ये लाखों करोड़ों के रत्न नहीं धारण करते। अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, 2 नीलम वो पहनते हैं। अमित शाह इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। राजनाथ सिंह इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। और बहुत से विदेशी सेलिब्रिटी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन रत्न असली होना चाहिए। काम तभी करेगा जब असली होगा। घी तभी पचेगा जब असली घी खाओगे। अब नकली घी खाओगे तो फिर पचेगा नहीं। तो असली घी खाना है, असली रत्न पहनना है, ताकि आपका जीवन चमक सके। जी। और आज की डेट में जो ये टोटके देती हैं, जैसे ये बे लीफ जो तेज पत्ता होता है, अब वो तो बिल्कुल ही बाहर की प्रैक्टिस है कि बे लीफ को जलाएं। वो लोग वैदिक से जोड़ रहे हैं कि तेज पत्ते को जलाने से, तेज पत्ते को तिजोरी में रखने से आपका ये ग्रह मजबूत होता है, वो ग्रह मजबूत होता है। मतलब आप सरल, मतलब ऑडियंस के लिए ये कर दीजिए कि इंसान कैसे डिफरेंशिएट करे कि ये रेमेडी मेरे ग्रहों अनुसार है, मेरे वैदिक अनुसार है, या ये क्या कहते हैं सिर्फ एक इंस्टाग्राम से एस्ट्रोलॉजर की एक उठाई हुई रील को अपने हिसाब से मॉडिफाई करी हुई रील है। देखिए, जो 2 नाव में पाँव रखता है ना, उसका पाँव भी टूटता है और पजामा भी फट जाता है। तो 2 नाव में पाँव रखने का मतलब यह है कि आपको अपने किसी एक एस्ट्रोलॉजर पर या अपने किसी एक मेंटोर पर विश्वास नहीं है। आप जगह जगह भटक रहे हैं, अलग अलग रीलों के चक्कर में पड़ रहे हैं। उन्होंने किसके लिए वो रील बनाई, क्या कंटेंट पे वो बात कर रहे थे, और आपके पास अधूरा ज्ञान पहुंच रहा है और वो आपका नुकसान कर रहा है। उन्होंने किसी और के लिए बताया था कि आप तेज पत्ते पर 69999 लिख दीजिए और इसको आप जला दीजिए, आपके प्रेमी वापस आ जाएंगे। अब ये रील जिसने देखी उसने की, लाखों लोगों ने की, 10 के प्रेमी रैंडमली आने ही थे, मोहब्बत करी थी, आ गए, तो भैया तेज पत्ते वाली रेमेडी वायरल हो गई। असल में हमारे वैदिक ज्योतिष में तेज पत्ते के साथ बहुत सारे रिचुअल्स नहीं है, और ये पाश्चात्य संस्कृति से इसको प्रयोग में लिया गया है। हमारे यहाँ जो रिचुअल्स हैं वो अक्सर हल्दी के साथ जुड़े हुए हैं, अक्षत यानी कि चावल के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी भावना ही ये रहती है, अक्षत यानी जिसका कभी से ना हो, कि आपके जीवन में भी कल्याण हो और मेरे जीवन में भी कल्याण हो। हम शत्रु के लिए भी कल्याण चाहते हैं, अपने लिए भी कल्याण चाहते हैं। हल्दी के साथ हमारी रेमेडीज़ जुड़ी हुई है। हल्दी अबंडेंस, ग्रोथ और अच्छी फ्रेगनेंस के साथ जुड़ी हुई है। दालचीनी के साथ हमारी रेमेडीज़ जुड़ी हुई है। तो अगर आप एक अच्छे और सही मेंटोर के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। 5 जगह मुँह मारते हुए आप घूमते रहेंगे तो फिर आप भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए आपको
सही रेमेडी के लिए इंस्टाग्राम की रीलों पर भटकने की अपेक्षा ज्योतिष से संपर्क करें, फेस टू फेस मिलें, ऑनलाइन मिलें, अपनी पूरी बात उनको बताएं और उसके बाद आप जो कंसल्टेंसी लेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होगा। वरना भटकाव बहुत है, क्योंकि ये राहु का प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक बना हुआ है, तो इन्फॉर्मेटिव वॉर एक तरीके से ये चल रहा है अभी। नेगेटिव और मिस इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा अभी के समय पर फैल रही है। जी, तो ऐसे ही होता है जब ज्योतिष लग जाते हैं लड़ाई में सिर्फ इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए, कि आप कहीं से भी कुछ भी करके वायरल हो जाओ और कुछ भी बोल दो जिसका कोई हमारे ज्योतिष से कोई संबंध ना हो, या सिर्फ आपके कुछ चंद फॉलोअर्स बढ़ जाएं उसके लिए। पर आप ये एज अ ज्योतिष हम नहीं समझ पाते कि हम शायद सामने वाले का बुरा कर रहे हैं अपनी थोड़ी सी कमाई बढ़ाने के लिए। तो जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, मैं उसको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने जो ज्योतिष हैं, अपने जो टैरो रीडर्स हैं, बहुत प्रिसाइजली चूज़ करें। उनका पूरा इंस्टाग्राम आज के डेट में शॉप है हमारी सबकी, आप उनका इंस्टाग्राम छाने वो किस टाइप की बातें कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा मीठी मीठी बातें करके वो कुछ बेचना चाह रहे हैं तो मत करिए उनसे कोई भी चीज़ बुकिंग। और जो असली एस्ट्रोलॉजर होगा उसके पास जब भी आप जाएंगे, आपको अपने प्रश्न पूछने का भी नहीं मौका आपको मिलेगा, वो खुद ही बताने लग जाएंगे। तो पहले 10 मिनट एक एस्ट्रोलॉजर को छानने के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि वो कितना एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर है, कितना एक्यूरेट नहीं है। और जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा कभी भी आपको 50,000 1 लाख की पूजा नहीं बेचेगा, या 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के रुद्राक्ष नहीं बेचेगा। महंगी पूजा छलावा है, महंगे रत्न दिखावा है, महंगे रुद्राक्ष आपकी आस्था के ऊपर चोट है। एक अच्छा ज्योतिष हमेशा सरलतम तरीके से आपकी मदद करना चाहता है। एक बात आपने कही कि इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए ज्योतिष आपस में कुछ कहते रहते, तो राजस्थानी में एक कहावत है कि पाड़ा की लड़ाई में जाड़किया को नाश, यानी कि 2 बेल जब लड़ते हैं तो आसपास कोई जो पौधा होता है या कोई पेड़ होता है उसको वो गिरा डालते हैं। तो इस तरीके के लोगों के चक्कर में आम जनता का बड़ा नुकसान हो जाता है साहब। और एस्ट्रोलॉजी की भी बदनामी हो रही है इस चीज़ से। सबसे ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजी की बदनामी करी है वह स्वघोषित एस्ट्रोलॉजर्स ने करी है, कुछ धर्म गुरुओं ने करी है, कुछ कथावाचकों ने करी है, जो अपने मन मर्जी से, जिनके पास कोई प्रामाणिकता नहीं है, अपनी मन मर्जी से कुछ भी दे रहे हैं। तो इसके चक्कर में आम जनता का सबसे बड़ा नुकसान है और ज्योतिष बदनाम होती है जी। टैरो कार्ड बदनाम होता है, ज्योतिष की विद्याएं बदनाम होती है, और जो अच्छे से काम कर रहे होते हैं उन लोगों को इससे बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है जी। तो आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में प्रवीण जी से या मेरे से पूछ सकते हैं। थ्रू टैरोट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जेन्युइन गाइडेंस चाहिए हो, वो प्रवीण जी से ज़रूर पूछेगा। टिल देन आपको ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग चैनल को देखें जी। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अदिति जी के साथ हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी है, तो अब ठगी का शिकार ना बने, खुद की सुरक्षा खुद करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।